हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मेरे जितने भी मित्र मेरा वीडियो देख रहे हो उन सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आप उत्साह के साथ दशहरा पर्व मनाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दशहरा। आज 12th बिजनेस स्टडी में मैं वीडियो लेकर आया हूं, भारत में आर्थिक वातावरण, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसके पहले हमने प्रबंध की प्रकृति और उद्देश्य, प्रबंध के कार्य, इसके बाद में हमने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमारी जो अगली यूनिट शुरू हुई थी व्यावसायिक वातावरण वाली। तो व्यावसायिक वातावरण के बारे में हमने देखा। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मेरे चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल में प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे और आगे मिलते रहेंगे। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने व्यावसायिक वातावरण के बारे में बताया था कि भारत में जो व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि व्यावसायिक वातावरण दो भाग होते हैं, एक आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। फिर बाह्य वातावरण के बारे में बताया था कि बाह्य वातावरण के दो भाग होते हैं, एक सूक्ष्म और दूसरा व्यापक। तो इन सभी के बारे में हमने विस्तृत से इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, आप उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। आज उसी जो व्यावसायिक वातावरण का एक पार्ट है, भारत में आर्थिक वातावरण क्या है, कि जो भारत व्यावसायिक वातावरण को हमने समझा कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है। अब भारत का जो वातावरण है, आर्थिक वातावरण, उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके बारे में जो बताया गया है कि 90 के दशक में, मतलब 90 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक संकटों से जूझ रही थी। 1990 के आसपास भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर संकट मंडरा रहे थे, बहुत ही उसकी स्थिति खराब हो गई थी। कारण क्या था? अतः सन 1991 में जो सरकार थी हमारे देश की, केंद्र में नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए। इस अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए आर्थिक सुधार कार्यक्रम उन्होंने लागू किए और इन आर्थिक सुधारों को ही आर्थिक नीति भी कहा जाता है। ये जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए थे, इन्हें नई आर्थिक नीति कहा जाता है। कई बार हमारे परीक्षा में आता है कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। तो 1990 के दशक में जो हमारे अर्थव्यवस्था पे जो संकट मंडरा रहे थे, उन संकटों से निपटने के लिए उस समय की तात्कालिक सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए और इन्हीं आर्थिक सुधारों को नई आर्थिक नीति कहा जाता है। ठीक है। अब इस आर्थिक नीति से अभिप्राय क्या है? एक ऐसी उदारीकृत नीति से है जिसमें सबसे पहला, मतलब यह नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है? तो इस नई आर्थिक नीति से अभिप्राय एक ऐसी उदारीकृत नीति, उदार मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बहुत उदार है, मतलब दोनों हाथों से उड़ाना, जिसको हम बोलते हैं कि बिना लोगों को मदद करना। तो नई आर्थिक नीति से अभिप्राय एक ऐसी उदारीकृत नीति, मतलब व्यवसाय के प्रति एक ऐसी उदार नीति अपनाना, जिसमें क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले उसमें होगा निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो। निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। दूसरा, उसका नियमन न हो। नियमन मतलब उसके ऊपर ज़्यादा नियम कानून न लगाए जाए। सार्वजनिक क्षेत्र को दिए जाने वाले अनुदान समाप्त कर दिए जाएं। जो सार्वजनिक कंपनियां थी, उनको जो अनुदान दे रही थी गवर्नमेंट, सब्सिडी दे रही थी, वो बंद कर दिया जाए, मतलब समाप्त कर दिए जाए। विनियोग बाधाएं समाप्त हो। सरकार ने निजी कंपनियों के ऊपर, प्राइवेट क्षेत्र के ऊपर बहुत सारी बाधाएं लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिए थे, वो समाप्त हो। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का भारत में आवागमन बाधा रहित हो। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस समय रोक लगाई गई थी, उसको वो मुक्त कर दिया जाए, बाधा रहित हो। नई आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य, अब देखिए ये सारी जो बातें हैं ये सभी उदारीकृत नीति के हिस्से हैं कि उस आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नई आर्थिक नीति में कौन कौन सी बातों को अपनाने पर जोर दिया गया। पहला, निजीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, उस पर कंट्रोल कम किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र को दिए जाने वाले अनुदान समाप्त कर दिया जाए। विनियोग बाधाएं समाप्त कर दी जाए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बाधा रहित कर दिया जाए, मतलब उनको परमिशन दी जाए। इन सारी बातों को लेकर के
नई आर्थिक नीति के जो सुधार कार्यक्रम हैं उन्हें लागू किया गया। अब इन सुधार कार्यक्रमों में क्या किया गया? इन आर्थिक सुधारों में प्रमुख रूप से क्या क्या है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण करना। ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे इस सिलेबस में हम समझने वाले हैं कि इन आर्थिक सुधारों में, नई आर्थिक सुधारों में क्या क्या करने वाली है सरकार? उदारीकरण मतलब अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, दूसरा उसका निजीकरण और तीसरा उसका वैश्वीकरण। ये जो अभी हमने देखी इनमें सब बातें आ गई। उदारीकरण मतलब निजी क्षेत्र को उस पर कंट्रोल कम करना। भाई किसी पर यदि हमने नियम लगाए हैं तो नियमों में छूट देना मतलब उदार बनना। दूसरा निजीकरण, निजीकरण को बढ़ावा देना। और वैश्वीकरण, ये FDI के आवागमन को बाधा रहित करना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना, उन्हें भारत में पूंजी लगाने के लिए उन्हें न्योता देना, तो ये कहलाता है FDI। ये सारी जो बातें हैं ये नए सुधारों के अंतर्गत लागू की गई। तो इन्हीं बातों को अब हम आगे समझने वाले हैं कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। लेकिन इसके पहले हम उन बातों को समझना ज़्यादा उचित समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। देश में नए आर्थिक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता सरकार को क्यों महसूस हुई, इसकी क्या ज़रूरत थी इन सुधारों को लागू करने की, ये संकट क्यों उत्पन्न हुआ, वो कारण हमें पता करना पड़ेगा कि नए आर्थिक सुधार लागू क्यों किए गए, उसके पीछे का क्या कारण है। तो देखिए, आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो सबसे पहला क्या हुआ, उसकी एक भूमिका यहाँ पर बताई गई है कि 80 के दशक में मतलब 1980 में क्या हुआ कि भारत की राष्ट्रीय आय 5.6% वृद्धि हुई। भारत की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय में 5.6% की वृद्धि हुई। विकास की जिस व्यू रचना से अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर पहुंचाना संभव हुआ था, वही फिर गड़बड़ हो गई और 1990-91 में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को धकेल कर संकट की ओर ले गई और देश के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। और 1991-92 में जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन है वो कितना हो गया, 0.5% रह गए। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दर गिर करके कितनी हो गई, 0.5% रह गई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। अतः सरकार के समक्ष नई आर्थिक नीति या सुधार कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उसमें सरकार और भी कौन कौन से उस समय परिस्थितियां निर्मित हुई, इन सभी परिस्थितियों के पीछे क्या कारण है कि ऐसा क्यों हुआ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कमी क्यों आई, अर्थव्यवस्था में इससे संकट क्यों छाए। तो देखिए, सबसे पहला कारण था उस समय कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता प्रमुख रूप से निम्न कारणों से महसूस हुई। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आता है कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्या कारण है, आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्या कारण है। तो सबसे पहला उसका कारण है खाड़ी संकट। खाड़ी संकट, खाड़ी संकट मतलब जो खाड़ी देश है, खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्रीज़ या अरब देश, जिनमें ईरान, इराक, अमीरात, कुवैत, ये जो देश है ये सभी खाड़ी देश है जहाँ से हमारा देश तेल आयात करता है। अब उस समय क्या हुआ कि 1990 में ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। वे तेल हमारा वहीं से आता है और उस समय वहाँ युद्ध होने के कारण तेल की उसका असर, युद्ध का असर तेल की कीमतों पर पड़ा और तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, जिससे भारत में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। भाई तेल यदि हमें ऊंची कीमत पर मिलेगा तो देश की जो बहुत सारा जो पैसा है वो तेल पर ही खर्च कर दिया गया, जिससे भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब विदेशी भुगतानों की समस्या से निपटने के लिए देश का 47 टन सोना इंग्लैंड को गिरवी रखकर 60 करोड़ डॉलर का ऋण प्राप्त किया गया। अब ये जो विदेशी भुगतान जो समस्या आ गई, विदेशी भुगतान मतलब हम विदेशों से जो आयात कर रहे थे उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता, भुगतान करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा होना, अब विदेशी मुद्रा हमारे पास उस समय बहुत कम हो गई
तो सरकार ने क्या किया, 47 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखा और 60 करोड़ डॉलर का ऋण प्राप्त किया। और इस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता भी थी। उस समय राजनीतिक उथल पुथल था, कोई स्थिर सरकार नहीं थी, और इन सब कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में कमी आ गई कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो साख थी वो गिर गई, और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में देश का साख स्तर बहुत नीचा हो गया। मतलब भाई जैसे मान लो किसी कहीं घर में या किसी की आर्थिक परिस्थिति खराब हो तो उसकी बात जगह जगह फैल जाती है और कोई भी विश्वास आसानी से नहीं करता। इसी प्रकार से देश में राजनीतिक अस्थिरता भी थी, संकट पैदा हो गया, आर्थिक संकट, और ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजारों में, पूंजी बाजार में देश की साख गिर गई, और जिससे कई लोगों ने भारत में पैसा लगाना बंद कर दिया, मतलब पूंजी का आवागमन बंद हो गया। इसी संकट, ये कारण था खाड़ी संकट, और इसी कारण से इस संकट से निपटने के लिए देश को समय 1991 में आर्थिक नीति लागू करना पड़ी, नए आर्थिक सुधार लागू करना पड़े। ठीक है, तो पहला कारण हुआ ये। दूसरा कारण हम देखते हैं, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोष, राजकोष मतलब राजा का कोष। राजा का कोष का मतलब होता है कि सरकार को जितनी भी इनकम होती है, अब इनकम कहाँ से होती है, टैक्स से होती है। जनता से जो टैक्स वसूला जाता है वो राजकोष में जाता है, और उसी राजकोष से देश का संचालन होता है, देश में सारे खर्चे किए जाते हैं। अब हुआ क्या कि उस समय सन 1991 से पूर्व सरकार के जो गैर विकासात्मक कार्य हैं वो उनमें वृद्धि हो गई। 1991 से पूर्व ही सरकार के जो गैर विकास व्यय है, गैर विकास व्यय मतलब सरकार ने अधिक खर्च जो थे वह विकासात्मक कार्यों में नहीं किए और फालतू काम में या जो ऐसे कामों में खर्च किए जो विकास के लिए नहीं किए गए, और वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ गया। राजकोषीय घाटा बढ़ना मतलब यहाँ देखो इसका अर्थ दिया है, सरकारी राजस्व प्राप्तियों एवं अनुदान से मिली राशि से ऊपर सरकारी व्यय होता है। मतलब सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होता है उससे अधिक सरकार का खर्च बढ़ गया, इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। सीधा सीधा अर्थ है कि राजकोषीय घाटा मतलब कि राजा के कोष में जितना पैसा है उससे ज़्यादा राजा का व्यय हो गया। तो सरकार के कोष में जितना पैसा है उससे अधिक सरकार के व्यय हो गए, और व्यय भी कौन से हो गए, गैर व्यय हो गए, गैर विकासात्मक व्यय हो गए। सरकार ने विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया, विकास कार्यों पर खर्च होता तो सरकार को उसका रिफंड मिलता, उससे निर्यात बढ़ जाता और सरकार की इनकम हो जाती, लेकिन गैर विकास कार्यों में सरकार को कुछ भी इनकम नहीं हुई। तो और इसका जो परिणाम क्या निकला कि सकल राजकोषीय घाटा जो था 1981-82 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% था, और वही बढ़कर 1990-91 में कितना हो गया, 8.4% बढ़ गया राजकोष का घाटा। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, ऋण प्राप्त करती है सरकार। अतः सरकार के ऋणों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सरकार ने लोन लिया, अब लोन लिया मतलब ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो सरकार जो ऋणों पर दिए जाने वाला सरकार का जो ब्याज है वो राजस्व का 36.4% हो गया। सरकार को जितना राजस्व मिलता था, जितना टैक्स कलेक्शन होता था, उसका 36.4% जो है वो ब्याज में जा रहा था। इतनी सरकार की जो आय है वो ब्याज के रूप में जा रही थी, और देश के समक्ष ऋण जाल में फंसने की संभावना उत्पन्न हो गई कि देश हमारा ब्याज के जाल में फंसता जा रहा था। अतः सरकार के लिए ये आवश्यक हो गया कि वो गैर विकासात्मक व्यय में कटौती करके राजकोषीय घाटे में कमी करे, और इसीलिए सरकार ने ये जितनी भी सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया। ये सारा उस समय कदम उठाना पड़ा सरकार को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। चलिए अगला है तीसरा पॉइंट, ये देखिए सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति क्यों लागू करी, ये सभी परिस्थितियों के कारण। पहला कौन सा देखा हमने, खाड़ी संकट पैदा हो गया, तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया। दूसरा कौन सा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो गई, देश में जो सरकार के जो गैर विकासात्मक व्ययों के बढ़ने से ये संकट पैदा हो गया। तीसरा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता क्या है कि आयात और निर्यात,
हमारे देश में यदि किसी वस्तु की कमी है तो हम दूसरे देशों से माल मंगाते हैं, उसे आयात बोलते हैं। और हमारे देश में जिस वस्तु का अधिक उत्पादन होता है उसे हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। निर्यात करने से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जाता है। जितना अधिक निर्यात होता है उतना देश समृद्ध होता जाता है। फिर हम किसी भी दूसरे देश से बहुत सारा माल मंगा सकते हैं और हम विदेशी मुद्रा का भुगतान कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति हो गई। मतलब देश के कुल निर्यातों व आयातों का अंतर भुगतान संतुलन कहलाता है। कि देश में जितना आयात होता है और जितना निर्यात होता है उसमें यदि अंतर होता है तो उस समय भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। यदि हम आयात ज़्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो उस समय भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा। जितना आयात करते हैं उससे ज़्यादा निर्यात होना चाहिए, तभी हमारा भुगतान संतुलन बराबर होता है। और उस समय हमारे देश में क्या हुआ कि जब देश के कुल आयात कुल निर्यात मूल्यों से अधिक हो जाते हैं, कि हम ज़्यादा आयात करते हैं मतलब दूसरे देशों से मंगाते हैं माल, और निर्यात की संख्या कम हो जाती है, उस समय देश में भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। इसे भुगतान संतुलन प्रतिकूल कहा जाता है। मतलब कि हम विदेशी मुद्रा का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाते, समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होता है। जैसे हमने निर्यात किया तो निर्यात करने से हमने अमेरिका को माल भेजा तो वहाँ से हमें डॉलर मिलेगी, और डॉलर हमारा जब विदेशी मुद्रा भंडार है वहाँ डॉलर बढ़ती जाएगी, विदेशी मुद्रा बढ़ती जाएगी। अब यदि हमें किसी दूसरे देश से आयात करना है तो हमें विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना पड़ेगा। तो यदि हम निर्यात ही नहीं करेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली रहेगा, और जब हमें दूसरे देशों से माल मंगाना होगा तो हम पेमेंट क्या करेंगे? हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं रहेगा तो हम उसका भुगतान ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में देश के सामने गहरा संकट उत्पन्न हो जाता है। ये परिस्थिति उस समय हुई, क्या हुई? खाड़ी संकट ने इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया, और 1991 में भारत के विदेशी विनिमय कोष इतने कम थे कि वह 10 दिनों के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं था। कि हमारे देश में जितना माल मंगाया जा रहा था तो हम 10 दिन का भी पेमेंट नहीं कर सकते थे, विदेशी मुद्रा भंडार का इतना कम हो गया था। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें विदेशी मुद्रा उधार देती है, लोन के रूप में देती है। ऋण लेना इनसे आवश्यक हो गया था। और ये संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं? ये दो संस्थाएं हमें एक ही शर्त पर ऋण देने को तैयार थी कि आप आपके देश की जो विदेशी जो नीति है, विदेश नीति में आप परिवर्तन करें। आप उसमें जो व्यापार की जो नीति है आपके देश की, उस नीति में परिवर्तित करें, औद्योगिक नीति में परिवर्तित करें। आप आपके देश की अर्थव्यवस्था की जो नियम कानून है उसमें बदलाव करें। और इसीलिए देश को आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू करना पड़ा देश की सरकार को। चलिए, चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। चौथा है कीमतों में वृद्धि। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि देश में 1990-91 में ही जब तेल महंगा मिलने लग गया तो वस्तुएं तो महंगी होना ही है। यदि डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सीधा सीधा उसका असर वस्तुओं पर दिखाई देगा, वस्तुएं महंगी हो जाएगी। और वस्तुएं महंगी होना मतलब कि हमारे देश की मुद्रास्फीति की वार्षिक औसत वार्षिक दर बढ़कर कितनी हो गई? 16.7% तक पहुँच गई। मतलब देश में कीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। तो ये एक प्रभाव हुआ, और इस कारण से देश में जो महंगाई है उसको कम करने के लिए भी सरकार को आर्थिक नीति लागू करना पड़ी। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी तंत्र, सरकार के द्वारा स्थापित जितनी भी कंपनियां थी उनमें सरकार ने 1991 तक भरपूर पैसा लगाया। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1951 में हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। 1951 से हर 10-10 साल की जो पंचवर्षीय योजनाओं में अब हुआ क्या था कि सन 1600 में जो विदेश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेशी कंपनी, उसने हमारे देश पर 200 साल तक शासन किया। और उससे जो नई देश की जो स्वतंत्र सरकार बनी उसने विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में आने से रोक दिया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर ही कंपनियों का निर्माण किया गया, सरकारी कंपनियां स्थापित की गई। लेकिन
सरकार ने इतना पैसा उनमें लगाया, लेकिन 1991 तक ये जितनी भी कंपनियां थी वह देश के लिए संसाधन नहीं जुटा पाई। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने केवल और केवल गर्त में पहुंचाया, वो घाटे में गई। सरकार ने जितना पैसा लगाया, मुनाफा तो दूर, वह उल्टे माइनस में चल रही थी, घाटे में चल रही थी। तो ये सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के कारण भी देश में ये स्थिति उत्पन्न है। और इसीलिए तो सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में सबसे पहले सरकारी तंत्र को बेच दिया प्राइवेट के हाथ में, उनको उनमें अपनिवेश कर दिया। अपनिवेश मतलब उनमें पैसा लगाना तो दूर, उनका जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया ताकि सरकार को उनसे इनकम हो। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता के कारण भी देश में स्थिति उत्पन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, अब उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी हो गई? उस समय दूसरे देशों में भी आर्थिक मंदी चल रही थी, और इस कारण से जो विकसित राष्ट्र थे, उन विकसित राष्ट्र की जो समृद्ध जो कंपनियां, जो मजबूत कंपनियां थी, उन देशों ने अपने देश की सरकारों पर दबाव डाला कि जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे हमारे देश में जो ऐसी परिस्थिति है, तो उनको उसी शर्त पर मदद की जाए ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को के आयात निर्यात को स्वतंत्र कर दे। जितने भी इन्होंने अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें वो छूट दे, ताकि ये जो कंपनियां हैं भारत के बाज़ार में आ सके, भारत के बाज़ार में उतर सके। क्यों? क्योंकि भारत एक विशाल देश है, और इस विशाल देश में यदि वो मार्केट में अपनी पैर जमा लेंगे तो उनको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में भी विश्व के साथ समन्वित करने व विकसित देशों की शर्तें मानने के अलावा इनके समक्ष कोई रास्ता नहीं था। कि दूसरे देशों ने जो शर्त रखी थी मदद करने की, तो उस शर्तों को मानने के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, और इसीलिए आर्थिक सुधार लागू किए गए। वैश्वीकरण इसी के अंतर्गत था। वैश्वीकरण मतलब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये जो 3 कदम सरकार के द्वारा उठाए गए, ये सभी कारणों के कारण सरकार को ये 3 कदम उठाने पड़े। तो अब इन सारी बातों से हमारे सामने क्या आता है कि नई आर्थिक नीति की विशेषताएं क्या है। तो उसमें अब हम देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, उदारीकरण क्या होता है, फिर इसके आगे निजीकरण क्या होता है, और इसके आगे फिर हम देखेंगे वैश्वीकरण क्या होता है। ये तीनों जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले अभी जो हमने पढ़े कि आर्थिक सुधार लागू क्यों किए गए, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या कारण हैं, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ये सारे प्रश्न जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब उदारीकरण क्या है? उदारता उसके नाम से स्पष्ट है। उदारीकरण का अभिप्राय है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने से होता है। कि हमारे देश की सरकार ने अर्थव्यवस्था में उद्योगों पर, कंपनियों पर जो नियम और नियंत्रण लगाए गए थे उनको, उनमें ढील देना है, उनको लूज करना है। जब सरकार कर नीति, आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्य नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन इत्यादि में नियंत्रणों को हटाती है, तो इसे उदारवादी नीति कहा जा सकता है। मतलब सरकार ने ये सारी नीतियों के ऊपर उत्पादन, विपणन, निवेश से संबंधित जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को हटाना, इसे कहा जाता है उदारवादी नीति। अब ये प्रतिबंध किसके लिए लगाती सरकार? निजी कंपनियों के लिए लगाती है, कि निजी कंपनियां आगे न बढ़ सके, अधिक प्रभावशाली न हो सके। सरकार अपने संगठनों को ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार के जितने तंत्र थे वो सब फेल हो गए। इसलिए सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सारे जितने प्रतिबंध थे इन नीतियों के ऊपर, उत्पादन, विपणन, निवेश से संबंधित, वो सारे प्रतिबंधों को हटा लिया गया, और इसे ही क्या कहा जाता है? उदारीकरण की नीति। चलिए, अब हम इसके उपाय कि उदारीकरण में सरकार ने क्या क्या उपाय किए, मतलब उदारीकरण में क्या कदम उठाए सरकार ने, उसको हम समझते हैं। सन 1991 में सरकार ने जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, उनका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरीकरण तथा संरचनात्मक सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक एवं आत्मनिर्भर बनाना है।
कि जो सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए, जिसमें उदारीकरण के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाए? स्थिर हो जाए। फिर संरचनात्मक सुधार ला करके अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके लिए सरकार ने पहला कदम उठाया, रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया, उसके मूल्य को गिरा दिया गया, रुपये का मूल्य कम कर दिया गया। हम बोलते हैं ना कि 60 रुपये का $1, मतलब आज हमारे 60 रुपये और अमेरिका का $1, मतलब हमारे से आज भी उनकी जो अर्थव्यवस्था है 60 गुना अधिक अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमारे रुपए से 60 गुना मजबूत है वो डॉलर। हम जब 60 रुपये देंगे तब हमें $1 मिलेगी। इसका मतलब आप समझ सकते होंगे कि कितना अंतर है। इतना हमें मजबूत बनना पड़ेगा हमारे देश को। तो उस समय रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया। विदेशी अदायगियों की क्षमता में वृद्धि, मतलब विदेशी अदायगियाँ, मतलब हमें विदेशों में जो पेमेंट करना रहेगा उस क्षमता में हमें वृद्धि करने के लिए, भारत से पूंजी के बाह्य प्रवाह को रोकने के लिए, मतलब हमारे देश से जो पूंजी विदेशों में निवेश की जा रही थी उसको रोकने के लिए, तथा गैर कानूनी माध्यमों से विदेशों से प्रेषणाओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 1 व 3 जुलाई 1991 को 2 चरणों में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये का 20% मूल्य कम कर दिया। 20% मूल्य कम हो गया उस समय। ये कहलाता है रुपये का अवमूल्यन। फिर है दूसरा, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। मतलब क्या होता है कि विदेशी मुद्रा से एक्सचेंज करना पड़ता है। विदेशी मुद्रा जब आती हमारे देश में तो हमारे यहाँ एक विदेशी विनिमय बैंक, वहाँ से हमें मुद्रा का एक्सचेंज करना पड़ता है। तो नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली से उत्पन्न विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी की समस्या से निपटने हेतु, मतलब हमारे देश में जो विदेशी विनिमय दर जो था, जो फॉरेन एक्सचेंज जो था, वह पूरी तरह से नियंत्रित था। लेकिन इससे क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी होने लगी, और जिससे हम बोलते हैं हवाला बाजार। इस समस्या से निपटने हेतु सरकार ने 1992-93 के बजट में उदारीकरण विनिमय दर प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की। मतलब जो एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा का जो एक्सचेंज था उसमें उदारीकरण प्रबंध प्रणाली को अपनाया गया। इसके अंतर्गत रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया, और सन 1993-94 के बजट में सरकार ने रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाकर एकल विनिमय दर प्रणाली प्रारंभ की। मतलब आसानी से रुपये को परिवर्तनीय बना दिया गया। इसके बाद में है अगला, औद्योगिक नीति प्रस्ताव। तीसरा है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। ये सब उदारीकरण के अंतर्गत उठाए गए कदम। 24 जुलाई 1991 को सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। अब इस नीति में सरकार ने क्या किया? उद्योगों के संबंध में नीति बनाई। इसमें 18 उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। देश में जितने भी उद्योग थे, जो लिस्ट थी उद्योगों की, उसमें केवल 18 उद्योगों को सरकार ने अलग करके बाकी जितने उद्योग थे उनको लाइसेंस फ्री कर दिया कि आप बिना लाइसेंस के भी उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 15 अप्रैल 1993 को फिर संशोधन किया और इन उद्योगों की संख्या 18 से घटा के 15 कर दी गई। मतलब 3 उद्योगों को और लाइसेंस फ्री कर दिया गया। वर्तमान में यह संख्या 5 हो गई, और अब तो 15 से 5 हो गई, मतलब 10 उद्योगों को फिर फ्री कर दिया। और इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 6 कर दिया गया, और वर्तमान में तो केवल 2 श्रेणी के उद्योग ही आरक्षित हैं। और वो कौन से? एक तो परमाणु ऊर्जा और दूसरा निर्माण, प्रचालन एवं रख रखाव को छोड़कर शेष रेलवे प्रचालन। इनको केवल आरक्षित वर्ग में रखा गया है, ये 2 प्रकार के उद्योगों को। बाकी सभी को सरकार ने मुक्त कर दिया, निजीकरण के हाथों में दे दिया कि आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। केवल परमाणु ऊर्जा का जो व्यवसाय, जो उद्योग है, ये प्राइवेटाइजेशन के हाथ में नहीं दिया गया, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला होता है। चलिए, फिर है और चौथा कदम कौन सा है? विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। सरकार ने 8 जनवरी सन 1993 को एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मतलब सरकार जब बिल पास, संसद में ऐसी व्यवस्था उस समय यदि संसद का अधिवेशन नहीं हो और सरकार को बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है,
तो उस समय सरकार एक अध्यादेश राष्ट्रपति के नाम से जारी करवा लेती है। जारी करके फेरा में संशोधन कर दिया गया। फेरा मतलब विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। विदेशों से जो एक्सचेंज होता है उसमें जो नियम जो थे उनमें संशोधन किया गया, जिसे हम बोलते हैं फेरा। इस संशोधन के अनुसार भारतीय कंपनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई। इस संशोधन के द्वारा भारत की जो कंपनियां थी विदेशों में एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकते थे। इस अधिनियम की लगभग 1 दर्जन ऐसी धाराओं को समाप्त कर दिया गया था जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी। बहुत सारी धाराओं को समाप्त कर दिया जिसका कोई महत्व ही नहीं था, मतलब कोई अर्थ नहीं था। जून 2000 से फेरा के स्थान पर फेमा लागू कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा लागू कर दिया गया और इससे विदेशी कंपनियों पर लगे अधिकांश प्रतिबंध भी समाप्त हो गए। जितनी भी विदेशी कंपनियां हमारे देश में व्यापार कर रही थी उन सभी पर जितने भी प्रतिबंध थे वो सारे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, बंधन मुक्त कर दिया गया। तो ये चौथा कदम था। 5वां कदम है विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी नियमों में सुधार। विदेशी निवेश औद्योगिक नीति सन 1991 में ही उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा को 40% से बढ़ाकर 51 से 100% कर दिया गया। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, देश के अंदर जितने भी उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग थे उनकी इक्विटी की अधिकतम सीमा कितनी थी? 40% थी कि विदेशी कंपनियां इनके 40% शेयर में निवेश कर सकती है। मतलब इन उद्योगों की 40% शेयर विदेशी कंपनियां खरीद सकती है। लेकिन उस विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी नियमों में सुधार जो हुआ तो 1991 की औद्योगिक नीति में सुधार करके ये बढ़ाकर कितना कर दिया कि 51 से 100% कर दिया कि विदेशी कंपनियां इन कंपनियों में, उच्च प्राथमिकता वाली कंपनियों में 51 से 100% तक निवेश कर सकती है। मतलब पूरी तरह से ये भारतीय कंपनियों को खरीद सकती है। इसी के साथ उच्च प्रौद्योगिकी तथा भारी विनियोग प्राथमिकता वाले उद्योगों को विनिर्दिष्ट सूची के लिए फर्मों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी करार करने की स्वतः अनुमति प्राप्त हो गई। भाई जब विदेशी कंपनी आएगी तो विदेशी प्रौद्योगिकी भी देश में आएगी और भारत को उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, 6वां कदम है आयात निर्यात नीति। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत ही सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा करी। देश में विदेश से जो आयात किया जाता है और देश से जो निर्यात किया जाता है उसके संबंध में कुछ नियम बनाए। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध। इस नीति में सबसे पहला क्या किया गया? उन्होंने व्यापार में न्यूनतम प्रतिबंध, अधिक स्वतंत्रता एवं कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना था। व्यापार में कम से कम न्यूनतम प्रतिबंध लगाए गए, अधिक स्वतंत्रता दी गई और कम से कम प्रशासन का नियंत्रण सुनिश्चित करना था। ये उसका उद्देश्य था आयात निर्यात नीति लागू करने का। 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं योजना के लिए घोषित आयात निर्यात नीति में सरकार ने आयात एवं निर्यात की निषिद्ध सूचियों में बड़ी मात्रा में कटौती कर दी। निषिद्ध सूची मतलब सरकार ने कुछ वस्तुओं पर कड़े नियम लगाए गए थे लेकिन उस सूची में कमी कर दी गई। वो बहुत सारी वस्तुओं को उन्होंने फ्री कर दिया गया आयात निर्यात में। अब वस्तुओं व सेवाओं का स्वतंत्रतापूर्वक आयात निर्यात करना संभव हो गया। इस नीति के अंतर्गत अब हम आसानी से वस्तुओं का आयात और निर्यात कर सकते थे। निरंतर कम हो रहे निर्यातों को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को 2015-20 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कर दी। 2015 से 20 तक के लिए एक नई नीति बना दी। इसमें सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न उपाय अपनाए गए कि हमारे देश से ज़्यादा विदेशों को निर्यात हो। भाई निर्यात होगा तभी तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। इसके लिए सरकार ने उपाय अपनाए। विनिर्माण एवं सेवाओं दोनों क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने तथा व्यापार के लिए सुविधाओं में सुधार करने पर बल दिया गया। और इस नीति का उद्देश्य 19-20 तक भारत द्वारा अमेरिका को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करना था। ये लक्ष्य रखा गया
कि हमारे देश से 2019-20 तक 15 से 20 के बीच में अमेरिका को करीब 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम निर्यात करेंगे। ये लक्ष्य रखा गया। इस दिशा में सुविधाजनक व्यापार करने के लिए मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया ये आज भी हमारे देश में चल रहा है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इसके माध्यम से अधिक हम विदेशों में निर्यात कर सकें। नई विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये भी परीक्षाओं में आता है कि जो नई विदेश व्यापार नीति जो 2015 जो लागू की गई, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले विशेषता क्या है, पूर्व नीति की 6 विविध स्थितियों वाले वास्तविक उपभोक्ता जो उसके प्रयोग से जुड़े हुए हैं को एक स्कीम में डाला गया। इसे भारत की पण्य निर्यात स्कीम का नाम दिया गया। मतलब जो पूर्व नीति में जो 6 विविध स्थिति वाले जो उपभोक्ता जो जुड़े हुए थे उनको उन्होंने इससे जोड़ दिया गया और इसे पण्य निर्यात स्कीम का नाम दे दिया गया। दूसरी विशेषता, अधिसूचित बाजारों में निर्यातित अधिसूचित वस्तुओं को निर्यातों के स्वीकृत FOB मूल्यों पर प्रोत्साहित किया जाए। अधिसूचित मतलब सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं को अधिसूचित घोषित कर दिया जाता है, एक लिस्ट बना दी जाती है कि ये अधिसूचित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया गया निर्यात करने के लिए। देशों को 3 श्रेणियों पारंपरिक बाजार, उभरते एवं केंद्रित बाजार और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु तो अन्य बाजारों में बांट दिया गया आयात निर्यात के अंतर्गत। चौथा, नई 110 वस्तुओं को छोड़कर MEIS की कवरेज का विस्तार किया गया। फिर भारत की सेवा स्कीम का स्थान भारत की सेवा निर्यात स्कीम ने ले लिया। फिर MEIS तथा SEIS के लाभ सेज को भी दिए गए। और लास्ट है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान हेतु ड्यूटी क्रेडिट पत्रक को पूर्णतः अंतरणीय तथा उपयोगी बनाया गया। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये नई विदेश व्यापार नीति की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें से हम जितने भी 3, 4, 5 जितने भी याद कर सके हम कर लेंगे। चलिए अगला है लघु उद्योगों की विनियोग सीमा में वृद्धि। लघु उद्योग जितने भी छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट सीमा जो थी उसमें वृद्धि की गई। लघु उद्योग विनियोग सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। इससे वह अपना आधुनिकीकरण करने के योग्य हो गए। अति लघु उद्योग में विनियोग की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो लघु उद्योग का मतलब ये है कि जो छोटे उद्योग हैं तो इनमें अति लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, फिर ऐसे इस प्रकार से जो उद्योगों की श्रेणी है तो उनमें निवेश करने की एक लिमिट सीमा होती है कि वो इतना ही पैसा निवेश कर सकते हैं। तो लघु उद्योगों के लिए जो विनियोग सीमा को कितना कर दिया गया, 1 करोड़ कर दिया गया कि वो 1 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे उनको आधुनिकीकरण करने का योग्यता मिली। फिर अति लघु उद्योग में विनियोग की सीमा को 25 लाख कर दिया गया। ये उदारीकरण में सीमा उनकी लिमिटेशन बढ़ा दी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में विनियोग की छूट दे दी गई कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं उनको भारत के बाज़ारों में निवेश करने की स्वतंत्रता दे दी गई। और कर ढांचे में सुधार किया गया। सरकार ने अपने गत वर्षों के बजट में सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में व्यापक राहत की घोषणा की और कर ढांचे को अधिक विवेकीकृत किया गया। तो ये सारे जो सुधार कार्यक्रम, करीब 9 सुधार कार्यक्रम सरकार ने उदारीकरण अंतर्गत अपनाए गए। देखिए फिर से हम पहले नंबर से देखते हैं। सबसे पहला उपाय, सरकार ने रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया, मतलब उसका मूल्य 20% कम कर दिया गया। दूसरा, रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया गया, मतलब एकल विनिमय दर प्रणाली को प्रारंभ किया गया। तीसरा, सरकार ने नई औद्योगिक नीति का प्रस्ताव लागू किया गया जिसमें सरकार ने जो अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। फिर है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, फेरा की जगह फेमा लागू किया गया। विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी नियमों में सुधार किया गया, मतलब जिसमें विदेशी निवेश जो था 40% से बढ़ाकर अधिकांश उद्योग में 51 से 100% कर दिया गया।
आयात निर्यात नीति लागू करी 2015 से 20 के बीच में सरकार ने आयात निर्यात नीति लागू करी। उसमें 2020 तक अमेरिका को 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया। फिर है उद्योग, लघु उद्योगों की विनियोग सीमा में वृद्धि कर दी गई कि उनकी जो विनियोग सीमा 1 करोड़ कर दी गई लघु उद्योगों की, और जो अति लघु उद्योग थे उनकी विनियोग सीमा 25 लाख कर दी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में विनियोग की छूट दे दी गई और कर ढांचे में सुधार किया गया। ये सारे जो सुधार कार्यक्रम उदारीकरण नीति के अंतर्गत अपनाए गए। ठीक है, तो आज हमने भारत का जो व्यावसायिक वातावरण जो था उसके अंतर्गत कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम, मतलब भारत में आर्थिक वातावरण, उसके बारे में हमने पढ़ा कि 1900 मतलब 90-91 में जो 91 में जो नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई उसके कारण हमने पहले देखे। फिर पहला कदम जो उदारीकरण था उसमें क्या क्या सरकार ने उदारीकरण के अंतर्गत कदम उठाए वो हमने देखे। अब इसके आने वाले वीडियो में हम निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मेरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शुभ रात्रि।